ओके, द फ्लाइट इज रेडी फॉर डिपार्चर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कौन करता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। तो ये जो ऑडिटर्स अपॉइंट होते हैं, अपॉइंट करने का प्रोसीड्यूर करने वाले हैं हम लोग। सेक्शन 139 के कई सब सेक्शंस इन प्रोसीड्यूर को बताएंगे, हाउ ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड। और जब भी कोई प्रोसीड्यूर आता है ना, दो वर्ड्स बार बार आते हैं, प्लीज सुनना मेरे मुंह से। बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग का मतलब मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग का मतलब मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो आज बार बार मेरे मुंह से एक वर्ड आप सुनेंगे, जीएम बीएम, जीएम बीएम। तो बीएम मैं बोलूंगा, तुम एग्जाम में बीएम और जीएम नहीं लिख सकता है, ये पावर सिर्फ मेरे पास है। तुम एग्जाम में फुल लिखेगा जनरल मीटिंग, तुम एग्जाम में फुल लिखेगा बोर्ड मीटिंग। एंड एक वर्ड आज आप बार बार और सुनेंगे, अगर नहीं सुने जीवन में पहले तो सुनो। शेयर होल्डर्स मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा, ठीक है सर। बोर्ड मीटिंग में भी डिसीजन लिया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा। तो ये ना आपने बचपन में सुना होगा, बीकॉम में सुना होगा, या आपने फाउंडेशन में भी सुना होगा। जनरल मीटिंग में जब डिसीजन लिया जाता है तो उसमें दो अल्फाज यूज होते हैं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, पक्का सुना होगा अगर आप पढ़ लिख के पास हुए। और एक और शब्द है इस दुनिया में विच इज कॉल्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन। सर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कोई ऑर्डिनरी काम के लिए है ना, एंड सर स्पेशल रेजोल्यूशन कोई स्पेशल काम के लिए है ना? तौबा तौबा, बिल्कुल नहीं। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? अगर कोई फ्रेंड पूछे वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट, मतलब 100 वोट्स एक्सरसाइज हुए, 51 फेवर 49 अगेंस्ट हो गया। आंसर स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है वोट्स इन फेवर मिनिमम 3 टाइम्स वोट्स अगेंस्ट। मतलब अगर वो 25 है तो ये 75, सर वो 20 था ये 80 है तो भी चलेगा। सर आप बोला था ना 3 टाइम्स होना चाहिए, मिनिमम 3 टाइम्स, ज्यादा भी हो ही सकता है। तो सर कौन से मैटर में हम ये वाला डिसीजन के थ्रू डिसाइड करना है, कौन से मैटर में इसके थ्रू डिसाइड करना है? ये हम या आप नहीं डिसाइड करते। हमारे कंपनीज एक्ट में पार्लियामेंट ने जगह जगह अलग अलग सेक्शन में विभिन्न प्रकार की चीजों को लिखा हुआ है। किस मैटर में ओआर चाहिए, किस मैटर में एसआर चाहिए। ये जब हो जाएगा तो आप कर पाओगे। तो याद रखना हमेशा एक फ्रेज, आपने कभी सुना है शाहरुख बच्चन, अमिताभ खान, नाम क्या होगा सही? शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। वैसे ही एक बच्चा चीपनेस किया है, बताइए सर कैसा? स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड इन बोर्ड मीटिंग, शाहरुख बच्चन। क्रॉस कनेक्शन समझते हो ना? तो जब आप एसआर नाम का अल्फाज यूज करोगे, शब्द को उच्चारण करोगे, स्पेशल रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन इन शेयर होल्डर्स मीटिंग चलेगा। बट आप कभी ये मत लिख के आना स्पेशल रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। योर आंसर इज स्पेशल, सम चिल्ड्रन आर स्पेशल। तो आप क्रॉस कनेक्शन नहीं कर सकते। फिर पता है एटीट्यूड क्या होता है बच्चों का? क्या हुआ, एक ही वर्ड तो रॉन्ग लिखा है, एक ही टर्म खराब होगा। आप गलत मीनिंग नहीं लिख सकते। जब भी आप स्पेशल रेजोल्यूशन यूज करोगे इन जनरल मीटिंग, शाहरुख के साथ खान, अमिताभ के साथ बच्चन, तो वैसे ही स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अल्फाज दे आर यूज्ड इन विच मीटिंग? जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर्स मीटिंग। वैसे ही आप बोर्ड मीटिंग बोल के एक वर्ड आ रहा है, एंड व्हाट डू यू से? बोर्ड मीटिंग में शब्द एक है बोर्ड रेजोल्यूशन, उसका मतलब वोट्स इन फेवर ग्रेटर देन वोट्स अगेंस्ट। सब इसको ऑर्डिनरी बोर्ड रेजोल्यूशन बोल सकता है? नहीं। तुम नामकरण कैसे चेंज कर देगा? इसका माँ बाप जो नाम निकाला वही ना होगा, मतलब पार्लियामेंट नाम निकाला है बोर्ड रेजोल्यूशन। एक और वर्ड होता है इस दुनिया में, ध्यान से देखना, यूबीआर है, यूनानिमस है, ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द बोर्ड मीटिंग शुड वोट इन फेवर। एक लड़का बोलता है, अपना वर्ड्स में लिख दें, बोले क्या? ऑल डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी अग्री इन फेवर। आई सेड ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट, जो प्रेजेंट हो उनको हाँ बोलना ही पड़ेगा। सर एक कुछ नहीं बोला सर, ना हाँ ना नहीं चलेगा। ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट शुड वोट इन फेवर। तो ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मेरे आज के क्लास में ये वर्ड्स बार 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 आएंगे, कभी ओ आर, कभी एस आर, कभी बी आर, कभी यू बी आर। तो मैं चाहता था हमारे बच्चे इन शब्दों को समझकर पहले से चलें। एंड मोस्ट ऑफ यू न्यू इट, इफ यू हैव डन लॉ फ्रॉम मी, तो मोस्ट ऑफ यू न्यू इट। एक बात और सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग। आजकल
आजकल ये बहुत साल हो गया अब तो, एमसीए के पोर्टल पर बहुत सारे फॉर्म्स ऑनलाइन जमा देने पड़ते हैं। जब भी जैसे आप ऑडिटर अपॉइंट करते हो, तो ऑडिटर जब अपॉइंट होता है तो कंपनी ADT1, ADT नाम क्यों पड़ा? ऑडिटर नोमेनक्लेचर से। तो ADT1 नाम का फॉर्म कंपनी आरओसी को जमा देता है ना, विद इन 15 डेज। सुना होगा आपने, सुना होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब आप रेजोल्यूशन पास करते हो, आप इस टाइप से दिख रहा है बहुत सारे रेजोल्यूशंस पास हो रहे हैं, ओके। तो ये रेजोल्यूशंस आप पास कर लिए, उसके बाद आरओसी को भी खबर दोगे ना, ठीक है। एक वर्ड बताओ, जब हम बोलते हैं कंपनी इज फॉर्म्ड, उसका और क्या क्या सिनोनिम्स हो सकता है? कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी इज रजिस्टर्ड, ठीक है। एक बहुत फेमस वो है, केबीसी में पूछा था एक बार, तुम लोग को भी आता होगा, कोई अगर पूछे इसका फुल फॉर्म बताओ, CNAG, कॉम्प्ट्रोलर, COMP, कंट्रोलर नहीं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये इसको है ना अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। CNAG का जो पोस्ट होता है वो फिल किसके द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो CNAG वर्ड आज बार बार आने वाला है, ठीक है। एक वर्ड आज और आएगा बार बार, उसके बारे में भी मैं चाहता था थोड़ा डिस्कस करना वर्ड। तो मैं पहले भूमि पूजन करवा रहा था, ये वैसे सारे वर्ड्स आपने बीकॉम या फाउंडेशन लेवल पे भी सुने होंगे, OR, स्पेशल रेजोल्यूशन, OR, एवरीथिंग ना। एक और वर्ड है दुनिया में, ध्यान से सुनना, क्या शब्द यूज कर रहा हूं? कैजुअल वैकेंसी। कौन सा वर्ड है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कैजुअल वैकेंसी? ये जो वर्ड आ रहा है कैजुअल वैकेंसी, समय से पहले अगर किसी ऑडिटर का पोस्ट खाली हो जाए, क्या हो गया सर? मर गया, रिजाइन कर दिया, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर गया, कुत्ता काट गया, पागल हो गया, जो भी तुम कल्पना दौड़ाओ, या ऑडिटर बनने के बाद वो कर दिया, कंपनी का इक्विटी शेयर्स खरीद लिया, तो उसको विकेट करना पड़ता है। डिस्क्वालीफाई वर्ड यूज नहीं होगा, अब क्या होगा? विकेट। तो कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या है? समय से पहले आप रिजाइन करते हैं, मर जाते हैं, कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है, समय से पहले जब कोई वैकेंसी हो जाती है, इंग्लिश में क्या कहलाता है वो शब्द? कैजुअल वैकेंसी। तो इस कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, आज हम लोग वो भी सीखने वाले हैं। एंड एक बात याद रखना, जो ऑडिटर्स, आपको शायद पता होगा, मैंने बताया था आपको कि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में एक ऑडिटर को 1 टर्म मिलता है, पहले तो 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स का। अगर आप फर्म है तो आपको सेकेंड टर्म भी मिलेगा और 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स अगेन। आफ्टर दैट आप 5 साल तक उस कंपनी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ऑडिटर, उस कंपनी का सिर्फ, बाकी कहीं भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिविजुअल सीए के लिए 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स और उसके बाद जस्ट 5 साल का गैप। सर बोला ना 2 टर्म मिलता है, फर्म और इंडियन एलएलपी को 2 टर्म्स कॉन्जिक्यूटिवली भी मिलते हैं, फिर 5 इयर्स का गैप। इंडिविजुअल को 1 टर्म के बाद ही 5 इयर्स का गैप। याद है, सुना हुआ लग रहा है पिछले जन्म की कहानी। सर आप बोलना क्या चाहता है? ये सब नॉन गवर्नमेंट कंपनी का था। गवर्नमेंट कंपनी के लिए मैंने उस दिन बोला था हर साल ऑडिटर अपॉइंट होता है, 1-1 साल का टाइम है। ओ शाबाश, पक्का। तो आज का पूरा क्लास मैं आपको कसम खा के बोलता हूं, इट इज नॉट इजी बट इट इज वेरी इजी। सर कैसे? हम बनाया इसको इजी। ये दिख रहा है पैराग्राफ्स। व्हेन आई वाज टीचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014, ओके, ये सब 2013 में अमेंडमेंट्स आए थे, तो 2014 मई बैच के लिए हम लोग इसको पढ़ा रहे थे। मुझे इसको पढ़ाने में 2.5 घंटा लगा था, आपको पढ़ाने में 25 मिनट लगेगा। सर हम लोग, आप कुछ, ये टॉपिक पढ़ाने में 2.5 घंटा लगा था, अब जो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूं आपको पढ़ाने में 25 मिनट लगेगा। नहीं, पेपर इजी आता है ना फर्स्ट 2 टर्म अमेंडमेंट्स के बाद। फर्स्ट 2 टर्म में पेपर इजी होता है, बिकॉज जो सेट कर रहे हैं उनको भी डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए ना, नया इम्प्लीकेशंस। जैसे डायरेक्ट टैक्स कोड जब आएगा तो फर्स्ट 2 टर्म पेपर इजी होगा, सिंपल एस्पेक्ट ही पूछेंगे। तो ऐसे जब नया चाहिए होता है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि पेपर इजी आते हैं। जो कोचिंग में पढ़ाया जाएगा वही आ जाएगा। पुराने वाले में तो ऑलरेडी बहुत अंदर तक लोग घुस चुके होते हैं ना, तो पेपर सेट करने वाला भी वैसे करता है। तो इट शुड बी टेकन एज अ गुड साइन। अच्छा नया आ रहा है क्या? गुड। तो नॉर्मल प्लेन प्रोविजंस को भी अगर आप इंटरप्रेट कर लेते हो तो हो जाता है। तो एनीवेज, तो मैं आपको बता रहा हूँ, अब आपको सिर्फ 25 मिनट लगने वाला है, क्योंकि मैं पहले क्या किया था, ये पैराग्राफ्स पढ़ाता था। देखो दिख रहा है मेरे, खराब नहीं पढ़ा रहा था पहले भी, पर फिर पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, एज ए टीचर मेरे को एक जादू मिला।
कि पूरे उस पैराग्राफ को, इंग्लिश पैराग्राफ को मैंने एक चार्ट में रिड्यूस कर दिया है. कैन यू सी आफ्टर 2 पेजेस? तो उससे मेरा और आपका टाइम बच रहा है. टाइम छोड़िए, आपको वर्ड टू वर्ड याद भी हो जा रहा है. एंड मेरे को पर्सनली लगता है मेरा ये चार्ट बेस्ट है. मैंने यूट्यूब में सभी के आते हैं ना आजकल पेशकश, हम लोग मजा लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं. तो आई थिंक दिस चार्ट इज द बेस्ट. एंड स्पेशली पिछले क्लास में वो तीनों रूल्स थे ना, बहुत ईजी करके मैंने पढ़ाया. इधर का आदमी इधर, वरना लोग इंग्लिश और हिंदी में बार बार बोलते रहते हैं, स्टूडेंट को समझ में भी नहीं आएगा व्हाट इज गोइंग टू हैपन. नाउ लुक हियर एवरीवन. तुमसे ऑब्जर्व करो, मेरे इंक अलग हो सकते हैं, तुम इंक चेंज कर लेना थोड़ा बहुत. देखो इधर पे हम क्या लिखा है, देखो फर्स्ट ऑडिटर. यू नो व्हाट इज द फर्स्ट ऑडिटर का मीनिंग? कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद. एक लिंक प्ले करके देखो ना, आवाज ठीक आ रहा है ना? जो ऐप में लिंक डाला होगा आप लोग के, उसमें ऐप में नहीं, ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक को प्ले करके देखो तो इज इट ओके? मतलब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आ रहा है ना? कल क्योंकि बैच में एक प्रॉब्लम हुआ था, दूसरे बैच में. ठीक है, हाँ. तो मैंने क्या किया है, उन 5 पैराग्राफ्स को भी दिखाऊंगा, पर पहले इजी कर दे रहा हूं. ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट ऑडिटर मतलब इनकॉर्पोरेशन के बाद जो पहला सीए इन प्रैक्टिस जो ऑडिट करेगा. इधर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, तुम्हारा में भी नॉन गवर्नमेंट का इंक बदल लेना अगर नहीं बदला हुआ है तो. इंक बदला हुआ है. और इधर फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी है. तो तुमको क्वेश्चन पेपर ध्यान से पढ़ना है. अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, भोला चेहरा मत बनाओ. 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, इक्विटी प्रेफरेंस, यहां दोनों कवर्ड है. जैसे होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में हम लोग इक्विटी बोलते हैं बार बार, या वोटिंग पावर बोलते हैं. यहां पेड अप शेयर कैपिटल 51%. सर एग्जैक्टली 51 हुआ तो भी चलेगा. यहां पर सीजी के पास है या एसजी के पास है, या दोनों मिलकर होल्ड करते हैं तो गवर्नमेंट कंपनी है. और अगर आप एक नॉर्मल कंपनी है, पर अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी बन गए तो भी चलेगा. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, लुक एट द स्क्रीन्स. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? रुको, इसमें स्टेप दिया है ये एक बार, और ये एल्स वर्ड बार बार आ रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्स? एल्स का मतलब है वो नहीं हुआ तो ये, वो नहीं हुआ तो ये. नहीं, पहला समझाते हैं. फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी कौन अपॉइंट करेगा? इंग्लिश चेंज किया, अपॉइंटेड बाय बीओडी एट बोर्ड मीटिंग. तुम्हारे बुक में भी है क्या? पक्का ना? ये मार्क्स 0 मिलेगा अगर लिख दिए तो. सर आपका लिखने से भी 0 मिलेगा. ये बीओडी कोई वर्ड नहीं है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहिए. बीएम कोई वर्ड नहीं है, बोर्ड मीटिंग वर्ड चाहिए. कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर. मार्क्स क्यों कटता है बच्चों का, आप सुनो. सर कैन आई राइट इन माई ओन वर्ड्स? ISC 99 मिला इंग्लिश में, हम लोग हाँ लिख दो. फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज. माई वर्ड्स. कहां से 30 डेज काउंट हुआ रे? 1 अप्रैल से, तेरे बर्थडे से, तेरे एनिवर्सरी से, या गौना के डेट से? कब से? 30 डेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ. ये पढ़ना है टैक्स एंड लॉ में. डेज को पूरा एक्सप्रेस करो. एल्स का मतलब अब समझो, अगर बोर्ड नहीं कर पाया 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर, तो बोर्ड विल इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन. कई लोग इसमें लिख के आता है शेयर होल्डर्स विल देन इन्फॉर्म विद इन नेक्स्ट 90 डेज. यू कम फॉर द नेक्स्ट टर्म, क्योंकि नेक्स्ट 90 डेज नहीं है. समझ में आया कहानी? ऐसे लॉ पढ़ा जाता है. 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज द वर्ड विच दे विल बी हंटिंग फॉर. विद इन 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी दोनों ही तारीख इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन से काउंट हुआ है. नेक्स्ट 90 डेज नहीं है. कुछ करो वहां लिख, मतलब जो भी, बी केयरफुल, डोंट यूज. ठीक है. अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ. ये जो फर्स्ट ऑडिटर्स होते हैं ना, सबको मजेदार बात सुनो. इस पे एमसीक्यू में लोगों का रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मेरे मुंह से ना कितनी बार आप सुन लिए 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल. पर फर्स्ट ऑडिटर को 5 साल नहीं मिलता है. फर्स्ट ऑडिटर्स को फर्स्ट एजीएम तक ही होल्ड करने का अनुमति होता है दोनों में. इसलिए मैंने बीच में ड्रॉ किया. तुमने बनाया, तुम्हारे बुक में है ऐसा बना हुआ? फर्स्ट ऑडिटर दोनों ही केस में एमसीक्यू लिखो, फर्स्ट एजीएम तक ही होल्ड करता है. एग्जाम में एमसीक्यू में पता है क्या क्या आएगा? 4 years, 5 years, 3 years, और अक्खा इंडिया 5 को टिक करके 5 लाएगा 100 में. यहां पर फर्स्ट ऑडिटर का टाइमलाइन क्या है? अप टू द कंक्लूजन. मतलब कि हो सकता है मीटिंग हुई पर अभी एडजर्न हो गई, तो जब कंक्लूड हो जाएगी वहां तक, अप टू द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम.
बहुत साथ में रहना, घर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आदमी ट्यूशन क्यों लेता है? रिलैक्स हो जाने के लिए थोड़ा सा। ऐसा थोड़ी है कि ट्यूशन मेरा पास नहीं होते, बिल्कुल नहीं हो, ऐसा बात है। ओके, तो इजी हो जाता है, शाम को फिर घूम फिर के आ पाओगे। अब देखो बाजू में, मैं बाजू मतलब बगल वाला कंपेयर कराऊंगा गवर्नमेंट कंपनी का एंगल। गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? लड़का पता क्या होता है? गवर्नमेंट कंपनी का बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। याद रखना, गवर्नमेंट कंपनी का जो भी अपॉइंटमेंट होता है ना, पहले ऑप्शन किसको मिलता है? सीएनएजी को। गवर्नमेंट कंपनी में पहला कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, और ये फर्स्ट है, टेक्निक सिखाता है। सर फर्स्ट ऑडिटर में डेज कैसे काउंट करें? हमेशा इनकॉर्पोरेशन से या रजिस्ट्रेशन से काउंट होगा। सर पर कितना डेज के अंदर था? गवर्नमेंट कंपनी हम ऐसे याद किया है, उधर 30 है ना सर, गवर्नमेंट कंपनी लोग लेजी होता है ना, तो उधर ज्यादा वाला टाइमलाइन होगा। मेरे को एक याद था, एक 60 एक 30 है, तो अपना अंदर का भूत को यूज किया। गवर्नमेंट कंपनी आलसी कहीं का, इन लोग का टाइम ज्यादा लगता है। विद इन 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक 30 एक 60 मेरे को याद हो गया, पर हम कैसे इसको हमेशा के लिए आई स्ट्रीम में सेट करें? विद इन 60। अच्छा, एल्स का मतलब बताओ। If CNAG doesn't appoint within 60 days from incorporation, तो बोर्ड विल अपॉइंट। और इस बार बोर्ड के लिए लैंग्वेज क्या है? नेक्स्ट है, लॉजिक है ना, नेक्स्ट। एक लड़का बोलता है, सम लिख दिया, बोर्ड विल अपॉइंट विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। है 60 डेज का टाइम तो सीएनएजी को था, पीछे टाइम स्टैंपिंग में पीछे जाएगा क्या वो? नहीं, फर्क हो जाएगा, फर्क हो जाएगा। मतलब वो पढ़ने वाला है ना, चेक करता है, छपा हुआ आंसर चेक करता है, यही लैंग्वेज लिखना। तुम्हारा बात, तुम जो बोला 90 डेज लिख देगा फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, वो उसके माइंड में वो आंसर ऐसे चेक करोगे, नेक्स्ट 30 डेज है ना टाइम, वो तुम्हारे लिए बैठा नहीं हो, जाके कैलकुलेट करेगा 60 + 30। ओके, तो नेक्स्ट 30 डेज। और अगर बोर्ड भी नहीं कर पाता है नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, एल्स बोर्ड विल इन्फॉर्म शेयर होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट विद इन 60 डेज। अच्छा, ये फिर 60 डेज कौन सा है? लॉजिक बताओ। नेक्स्ट 60 डेज, समझ में आया? थोड़ा तो बुद्धि लगा देना ना, पक्का? तो तुमको ये प्रोसेस माइंड में सेट करना पड़ेगा बढ़िया से। और ये सब आप विश्वास नहीं करोगे, 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी ये पूछ लेगा, कभी ये खांचा पूछ लेगा। आपको इजी इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत एरो फॉर्मेट में बना हुआ है। सी माई क्लासेज आर वाई ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन 1 hour 40 minutes, बिकॉज मैं ये वापस सेम चीज नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी डिक्टेशन वर्क अवॉइड कर रहा हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा कि स्टडी एक्सपोजर, राइटिंग स्किल्स, जो लोगों को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हर क्लास के बाद ही क्वेश्चन आंसर्स भी आपको करवा देता हूँ, और टाइम पीरियड तो सेम है। पक्का ये एक बार आंखों में बसाओ पूरा। आई विल गिव यू 1 minute टाइम। सुनो, उसके बाद क्या करना है, सुनो सुनो सबको, एक बार सुनो। अब गवर्नमेंट कंपनी में हर साल सब्सिक्वेंट ऑडिटर 1-1 साल के लिए होते हैं, और इधर पे ऑडिटर का टर्म क्या है? देखो तुम्हारी बुक में है क्या लिखा हुआ ये चीज? शायद कुछ मिसिंग भी हो, चेक करना प्लीज। और गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर एमसीक्यू हर साल कहां अपॉइंट होते हैं? विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि यहाँ 1-1 साल का टाइम है। से बड़ा बड़ा लिख दो, 1 year या 5 years। उसके बाद कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है सर? इधर देखो, जो आज एक वर्ड यूज किया था हम, कौन सा वर्ड यूज किया था आज हम? क्या मतलब होता है, याद है ना? समय से पहले मर गए, रिजाइन कर दिए, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गया, समय से पहले आपकी जगह खाली हो गई। तो गवर्नमेंट कंपनी में आंसर नहीं आता था, फिर भी बना लिए। हे, हु विल फिल द कैजुअल वैकेंसी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? मेरे मुंह से एक आंसर निकला था, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑप्शन हमेशा किसको देंगे? सर इतना तो राइट हो गया। सर कितना टाइम के अंदर करेंगे वो याद नहीं आ रहा है, पर इतना तो याद हो गया कि पहले ऑप्शन किसको मिलेगा? बोर्ड सीएनएजी नहीं करता तो ऑप्शन किसको देंगे? अच्छा, अब टाइम भी देख लो। कैजुअल वैकेंसी अगर समय से पहले इस गवर्नमेंट कंपनी में हो जाता है ऐसा प्रॉब्लम, तो वैकेंसी के 30 डेज के अंदर करना है। लॉजिक भी है ना, जो इवेंट हुआ है उससे 30 डेज के अंदर। एक लड़का चलेगा, क्या चीप आंसर लिखा सुनना है? बाय सीएनएजी विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आर यू मैड? कैजुअल वैकेंसी तो अभी हुआ है अचानक, तो जो इवेंट हुआ है वहां से सम टाइम के अंदर करना है, तो दैट सम टाइम हियर इज 30 डेज। else board will do it, and board will do it within next 30 days। इधर आओ, अब इधर आओ। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में 2 आंसर है, लिखना कैजुअल वैकेंसी 2 cases इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ये भी डेंजरस एग्जाम में आता है। कैजुअल वैकेंसी के 2 केसेस हैं इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी। हाउ मेनी केसेस आर देयर? 2 केसेस हैं। मतलब अगर आपकी मौत होती है तो कौन फिल करेगा? सीधा बोर्ड करेगा। कितने टाइम के अंदर बोर्ड करेगा? जल्दी बता दो बिना पढ़े भी।
30 days फ्रॉम वेकेंसी। सर उसी की तरह हो गया ना? यस, ऑलमोस्ट। पर अगर रेजिग्नेशन की तरह हुआ है, यही वाला एग्जाम में ज्यादा आता है, रेजिग्नेशन इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, वहां पे बोर्ड के रिकमेंडेशन के 3 महीना के अंदर शेयर होल्डर्स भी करेंगे। बेसिकली 2 अप्रूवल्स चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन भी चाहिए और बोर्ड रेजोल्यूशन के 3 महीना के अंदर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए। 2 अप्रूवल्स आ गया अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में रेजिग्नेशन हुआ है। पक्का? मतलब कैजुअल वैकेंसी 3 टाइप से हो रहे थे, डेथ बोला था मैंने, रेजिग्नेशन बोला था, डिस्क्वालिफिकेशन बोला था। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी ने में कानून ने 2 विभाजन कर दिया। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कानून बोला अगर कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन के थ्रू हो रहा हो तो उसका अलग केस है और बाकी कारण अलग केस है। तो बाकी कारण तो इजी वाले हैं, बाय बोर्ड विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी। रेजिग्नेशन अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी वर्ड लिखा, इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी लिखा वर्ड, वहां पर अप्रूवल में बीआर भी चाहिए एंड ओआर इन जीएम भी चाहिए 3 months के अंदर। अपॉइंटमेंट के लिए नए ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, वो रिजाइन करके जा रहा है, तो हम सबको बताना चाहेंगे शेयर होल्डर्स को, देखो रिजाइन किया है ऐसे, तो शेयर होल्डर्स भी जानना चाहेंगे ऐसी क्या बात हो गई कि वो रिजाइन कर रहे हैं। हो सकता है बोलेगा मैनेजमेंट गलत हम पे चाप डाल रहा था, गलत रिपोर्ट पे साइन करने बोल रहा था, हम रिजाइन करके जा रहे हैं। इसीलिए शेयर होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है नए अपॉइंटमेंट को फिक्स करने के लिए। लिखा? ए बताओ, सामने बैठे हो ना, जल्दी बताओ। एक कंपनी ओएनजीसी है, कौन है कंपनी? ओएनजीसी। उसकी और उसका ऑडिटर है ना, रिजाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया। नया ऑडिटर ओएनजीसी में कैसे कैजुअल वैकेंसी फिल होगा, जल्दी बताओ। तो आंसर बताओ, हमको उतना मत बताओ। कौन करेगा? अच्छा बोलो। देखो सब रेजिग्नेशन को खोल के हम रख दिया, सबको ये वाला आंसर देने लग गया। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वहां तो कोई विभाजन है ही नहीं, कैसा भी कैजुअल वैकेंसी हो एक ही आंसर है, तो ये और ये आंसर होगा। ऐसे लोग फंसने वाले हैं। अब मैं चाहूंगा पूरा बैच शुरू से वापस पढ़े, फिर मैं वापस पढ़ाऊंगा, वापस दिखाऊंगा। चलो स्टार्ट। हम पहले एक फ्लो में चार्ट को कंप्लीट करना चाहता था, यही है। तुम लोग को छोटा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम बैक टू बैक कंपैरिजन दिखा के लेआउट कर दिया, प्रोसेस्ड सामान दे दिया है। और हम जब पढ़ाया था पहले, और बाकी लोग जो पढ़ते हैं इसमें, वो पैराग्राफ अलग अलग पढ़ते हैं, बच्चे नर्वस हो जाते हैं, फिर टीचर चार्ट ड्रॉ करता है और बच्चे खुश हो जाते हैं, 2.5 घंटा में डिटेल में बेवकूफ़ बने। सो आई वॉन्ट रिजल्ट एट योर बैलेंसिंग, आफ्टर बैलेंसिंग ऑल योर सब्जेक्ट्स। चलो स्टार्ट डूइंग इट। When the office is vacated due to death, disqualification, resignation, definition नहीं है, concept। चलो शुरू करो, पूरा शुरू से पढ़ो, मैं आता हूं। ये सेट अगर कर लिया ना, एकदम हमेशा के लिए बढ़िया हो जाएगा। मतलब तुम लोगों को पढ़ा पाओगे अपने एरिया में, और 25 दिन बाद तुम्हारा हाइट है ना 2 इंच ही बढ़ जाएगा। तुम्हें अंदर ही अंदर पता चल जाएगा, तुम्हारा तो क्लियर होना निश्चित है। बाकी लोग अभी सिर्फ घूम रहा होगा, हर दिन का प्लान होता होगा, कैफे चल, टर्फ में खेल, आज इस कैफे चलते हैं।
स्टार्ट रीडिंग प्लीज। अभी याद करो और आंख बंद करके याद करो इसको। अगर ये सेट हो गया ना तो आपका मतलब बहुत बड़ा एक लाइफ में अचीवमेंट हो गया। ये चार्ट फिक्स्ड है, इस चार्ट से फिक्स्ड है एवरी टर्म मिनिमम 2 मार्क्स, 7 मार्क्स तक जा सकता है। ये चार्ट से फिक्स्ड है, कुछ ना कुछ जोन आ जाएगा एमसीक्यू में। फिर आंख बंद करके भी याद करो, मैच करो जैसे करते हो ना अपना एल्स और ये सब पूरा अच्छे से। और अपने आप को हिंदी वाला डायलॉग दो। कैजुअल वैकेंसी में उधर 2 केस है, इधर एक ही केस है, मतलब यहाँ कोई विभाजन नहीं है एनालिसिस में। सेट करो, कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन करना है तो जॉट डाउन करो, बट डू समथिंग कि सेट हो जाए पूरा, हमेशा के लिए सेट हो जाए, वैसा कुछ करो। याद कर करके लिख लो, मैच कर लो तो हाथ सेट हो जाएगा। एज अ टीचर खुद सोचो, किसी फ्रेंड को अगर समझा रहे होते तो क्या समझा रहे थे आप। वो सिंपल है, वहाँ तो हर साल अपॉइंट होता है ना, तो साल शुरू होने के 180 दिन के अंदर अपॉइंट कर लीजिएगा।
if CNAG doesn't appoint within so and so time, then board will appoint. वो तो एक ही मतलब है. वो समझाया नहीं अभी तक. एक डब्बा समझाया नहीं मैंने अभी तक. डाइजेस्ट करो, टेक योर टाइम. इन 1 minute आई विल रीस्टार्ट. फिर वापस टाइम दूंगा आपको डाइजेशन के लिए. और नॉन गवर्नमेंट कंपनी के रेजोल्यूशन में 2 अप्रूवल्स आ गए. बोर्ड रेजोल्यूशन भी एंड OR इन GM विद इन 3 months. पहले बोर्ड अपॉइंट करेगा, उसी अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर देगा शेयर होल्डर्स. और शेयर होल्डर का अप्रूवल भी 3 महीना के अंदर हो जाना चाहिए बोर्ड के अपॉइंटमेंट के. एकदम सेट कर लो. सोचो 4 मिनट बाद एग्जाम है, तब ठीक सेट हो जाएगा. और ये सोचोगे अभी देरी है 4-5 महीना, देखेंगे बाद में, तब फिर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स लगेंगे. 1 more minute for you. जो घर पे भी है ना, उनको पॉज करके लिखना चाहिए था, याद किया हुआ, जैसे यहाँ बच्चे लोगों ने लिखा है. हेलो. या ठीक है, वेरी गुड. अभी क्वेश्चंस करेंगे तो शायद और बेटर भी हो जाए. वंस वी स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, थिंग्स विल बी बेटर. चलिए, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन. तो नया ऑडिटर हमने फिल कर दिया. कहाँ फिल किया? देखो, लुक एट द स्क्रीन्स. ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, कैजुअल वैकेंसी. कैजुअल वैकेंसी में हमने नया ऑडिटर फिल कर दिया, वैकेंसी को भर दिया. अब एक सवाल होता है, ये दोनों के लिए कॉमन है, कि जो पर्सन अपॉइंटेड होता है कैजुअल वैकेंसी में, सपोज इधर सुनो, 2 साल बाद एक ऑडिटर मर गया. एक ऑडिटर को तो 1 term of 5 years मिला था, 2 साल बाद वो मर गया. तो जो नया ऑडिटर आया है, चाहे गवर्नमेंट कंपनी में हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी में हो, ये जो नया ऑडिटर है, ये कब तक ऑफिस होल्ड करेगा? कुछ लोग बोलते हैं सर बचा हुआ 3 साल, पर आंसर है टिल द नेक्स्ट AGM के कंक्लूजन तक. तो इस पे भी MCQ आता है. बहुत लोग इसमें क्या लिख के आ जाते हैं, बचा हुआ 2 साल या 1 साल या 1.5 साल. नहीं, फिर नया ऑडिटर अपॉइंट होगा. यस, पर ये वाले ऑडिटर जो वैकेंसी फिल करने के लिए जो ऑडिटर्स आते हैं ना, वो सिर्फ कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, ये वर्ड यूज करोगे. 1 year मत लिखना. हो सकता है नेक्स्ट AGM 4 महीने बाद ही हो, तो वहीं तक उसको होल्ड करना है. सपोज 2 साल बाद मेन ऑडिटर मर गया, हिंदी है. तो नॉर्मल अगर हम भी स्टूडेंट होते तो बोलते हैं अच्छा नया वाला आदमी उसका बचा हुआ टाइम यूज करेगा 3 साल. ऐसा नहीं है. नया वाला आदमी सिर्फ जो भी अब नेक्स्ट AGM आ रहा है, हो सकता है 3 महीना बाद ही पढ़ रहा हो, सर 2 महीना बाद ही है, उपाय नहीं है, तुम 2 महीना तक ही होल्ड करोगे. फिर उस AGM में हम एक नया CA फर्म या इंडिविजुअल को CA ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं. तो डिड यू अंडरस्टैंड? MCQ लिखो. द पर्सन अपॉइंटेड हियर का मतलब है अपॉइंटेड टू फिल CV. व्हाट इज CV? कैजुअल वैकेंसी. ये लैंग्वेज याद रखना. MCQ हुआ, ट्रिकी MCQ है ये. वो सिर्फ कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM, और दोनों केस में सेम है. मैंने सेम का एरो भी बना दिया. सेम इन गवर्नमेंट कंपनी. गवर्नमेंट कंपनी में भी सेम आंसर है कि जो पर्सन अपॉइंट हुआ है टू फिल कैजुअल वैकेंसी,
दे विल होल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। दोनों में सेम एमसीक्यू लिखा आपने इस चीज को लेकर। तो मैं वापस बता रहा हूं, ये कैजुअल वैकेंसी रेजिग्नेशन वाला एमसीक्यू बहुत कंफ्यूजिंग है। गवर्नमेंट कंपनी पूछता है जानबूझकर, और कैजुअल वैकेंसी ऑफ रेजिग्नेशन पूछता है, और बच्चे पता है क्या लिख के आते हैं, सपोर्ट देन ओआर इन जीएम विद इन 3 months। वो नहीं है आंसर। सीएनएजी विल डू इट विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी, एंड सीएनएजी नहीं कर पाता है, देन बोर्ड विल डू विद इन नेक्स्ट 30 days। एक ट्रिक सिखाएं इस पूरे पेज में, तुमने ऑब्जर्व किया एक चीज, जब जब बोर्ड का आंसर आता है हमेशा बोर्ड के साथ 30 days तो रहता ही है। एक ऑब्जर्वेशन किया, मतलब शुरू से लेकर इधर भी देखो, बोर्ड के संग 30 days का एक मैजिकल फिगर है। कहीं 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन है, कहीं 30 days नेक्स्ट है, कहीं 30 days फ्रॉम नेक्स्ट है। दिख रहा है आपको? बोर्ड के साथ यूजुअली 30 days का एक फिगर मैंने ऑब्जर्व करके पता लगाया कि देयर इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन, बोर्ड के साथ हमेशा 30 days टिक है। एक और ऑब्जर्वेशन, गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑप्शन हमेशा सीएनएजी को मिलता है। टाइम थोड़ा हम टेक्निक से सीख जाएंगे। अगर फर्स्ट ऑडिटर है तो इनकॉर्पोरेशन से काउंट होगा। अब 30 तो हो नहीं सकते, लोग आलसी है, 60 है, पर वैकेंसी में यार जल्दी भर यार, विद इन 30 days ऑफ वैकेंसी, नॉट 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वैकेंसी में तुम इनकॉर्पोरेशन से काउंट करके क्या तीर मार लेगा? समझ में आया? थोड़ा बेटर हुआ। अब तुम इन पैराग्राफ्स पर आओ, दिख रहा 139.5। जैसे हम लोग बोले थे गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिटर, आज ही पढ़े थे ना, कितना दिन के अंदर अपॉइंट होता है हर साल, और इनका टेन्योर क्या है? 1 साल मत बोलना, ऐसे बोला जाता है टिल द कंक्लूजन ऑफ एजीएम। पर नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता तो क्या होता पता है? फ्रॉम कंक्लूजन ऑफ दिस एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। 6th क्यों बोलते हैं? क्योंकि तभी ना 5 साल अचीव होगा। इस एजीएम को हम एजीएम 1 मान रहे हैं, तो 6वां एजीएम में मेरा 5 साल खत्म होगा। लगाया, स्टार वार लगा लिया। और अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी लिखो, चार्ट पेज नंबर डैश, अपना डैश नंबर बैठा देना। गवर्नमेंट कंपनी लिख रहा लैंग्वेज, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी में क्या लिखोगे जल्दी बताओ? गवर्नमेंट कंपनी में क्या बताओगे? हाँ नहीं नहीं, रुको रुको, वैकेंसी आज ही तो पढ़े हो, ऐसे हेडिंग लिख लो ताकि सीएन, वेरी गुड, यानी चार्ट जिंदाबाद। अब समझ में आ रहा है? तो इंग्लिश पढ़ाने से आपसे अंडरलाइन करते हैं और खुश होते हैं हम 2.5 घंटे का क्लास किए। सिर्फ घंटे से आपका मार्क्स नहीं भरता, क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट इज अप्रोच, एंड द अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। लिखा गवर्नमेंट कंपनी वैकेंसी वर्ड लिख दिया। नेक्स्ट आओ, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, देखो लिखा हुआ है, पढ़ा चुका हूं। कैजुअल वैकेंसी इन अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, और ये कौन सा है? रेजिग्नेशन वाला। अंडरलाइनिंग इंक चेक कर रहे हो तुम लोग अपना अपना? ऐसा ही है तुम्हारे पास भी। ये सबसेक्शन नंबर याद मत करना, सबसेक्शन 8 में है या 7 में है, भाड़ में गया। नहीं सर, मेरा एक पीजी में फ्रेंड है वो सुनाता है, सुनाने दो। ओके, ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा उसको इतना सब सेक्शन याद करके। ब्रॉड सेक्शन याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 139 याद करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद करवाया आपने भी? हैव यू रिमाइंडेड? झूठ नहीं, फोन करवाइए, भूल गए। लैंग्वेज मिला, हटा देता हूं। अब देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स चार्ट इंपॉर्टेंट, खत्म। अच्छा, कॉपी में एक लाइन लिखा था, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑन पेज नंबर डैश, जहां भी तुमने अपना ड्रॉ किया है, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट ऑन अ प्रोसीड्यूर ऑफ अपॉइंटमेंट पेज नंबर डैश। कॉपी कॉपी जो हम लोग पैरेलली कॉपी भी मेंटेन करते हैं ना, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट पेज नंबर डैश, वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट पेज नंबर डैश। लिखा आप लोगों ने? वेरी गुड। अब देखो, ध्यान से सुनो, हर एजीएम में, मतलब वो जैसे अपना 5 साल खत्म होता है ना, उस एजीएम में क्या होता है? ऑडिटर अपॉइंट होता है। अब जैसे फर्म है, एक बात बताओ, या इंडियन एलएलपी है, इनको तो 2 टर्म मिलते हैं ना, तो इनका एक टर्म ओवर हुआ है। मेरी बात ध्यान से सुनो, 139.10 के पास लिख रहा हूं उनसे, इनका एक टर्म खत्म हुआ है। कितना टर्म खत्म हुआ? तो हम चाहते तो नया ऑडिटर भी ला सकते थे, पर इफ आई एम प्लानिंग टू कंटिन्यू देम,
पर अगर तब तो अलग बात है, पर अगर हम कोई ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किए इनका एक टर्म खत्म होने के बाद, तो माना जाएगा पुराना वाला ही ऑडिटर है। मतलब वन टर्म खत्म हुआ फर्म का, नया अपॉइंट कर सकते हैं हम, पर ऑप्शन कंपनी के पास, पर कंपनी ना बोला हम नहीं करेंगे ना करेंगे, then existing auditor will continue to be the auditor of the company. पढ़ के देखो, existing auditor shall continue to be the auditor of the company. पढ़ के देखिए, नहीं, उसको तो सेकेंड टर्म अलाउड ही है ना। फर्म और एलएलपी लिखा है मैंने इसलिए, इंडिविजुअल के केस में लाइन अप्लाई नहीं करेगा। फर्म और एलएलपी तुम्हारे यहाँ काम कर रहे थे, इंडियन एलएलपी, वो भी उनका वन टर्म खत्म हुआ, देन दैट पर्सन विल माना जाएगा कि वो कंटिन्यू भी कर लेगा। नाउ रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, वर्ड देखो क्या लिखा हुआ है, रीअपॉइंटमेंट। तो अभी हमने पढ़ा ना, ये फर्म क्या हो जाएगा, माना जाएगा कि रीअपॉइंट हो गया अगर हम किसी और को नहीं करते हैं। बट सुनो, उसको रीअपॉइंट भी हम कर सकते हैं कोई भी फर्म को, बट ये जो एबीसी है ना, इन दीज केसेस ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, मतलब हम उसे सेकेंड टर्म नहीं दे सकते। इन दीज केसेस ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। कौन से 3 केसेस हैं? इन दीज केसेस ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड। कौन से 3 केसेस हैं, ध्यान से पढ़ो। नहीं, देखो देखो, हाँ हम समझ गया, बताता हूँ। हाँ, मतलब लिखा है इन केसेस में अपॉइंट हो सकता है, या मैं उसी को बोलूं, सपोज तुम ये पैराग्राफ पढ़ो, हम अलग इंग्लिश बोलेगा। इफ ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट, then he can't be reappointed. If auditor has himself said and given a notice to the company, I don't want to be reappointed in your घटिया company, तो उसको जबरदस्ती गोदी करके नहीं बैठा सकते, आपको बनना पड़ेगा होली का टाइम में। तो यहां उल्टा इंग्लिश है, जी बच्चा ठीक बोला है, यहां इंग्लिश है रिटायरिंग ऑडिटर में बी रीअपॉइंटेड इफ ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड। तो मेरा आंसर क्या होगा, इफ डिस्क्वालिफाइड, है ना। इफ ही हैज नॉट गिवन द कंपनी अ रिटन नोटिस, इफ रिटन नोटिस गिवन, समझ गया, उल्टा कर दिया सेंटेंस को थोड़ा, कि मुझे नहीं बनना है आपके यहां पर, इजी हो रहा है, मुझे आपके यहां नहीं बनना, वो खुद ही अगर बोल दे तो आप उसको रीअपॉइंट नहीं करेंगे। वो डिस्क्वालीफाई कैसे हो गया सर, वो वन टर्म खत्म होने के बाद ना इक्विटी शेयर खरीद लिया, तो नाउ ही इज डिस्क्वालीफाइड। या हमारे शेयर होल्डर्स ने ऑलरेडी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है कि इसको तो आने ही नहीं देंगे हम, और कोई भी आ जाए। तो हमारे यहाँ पे बुक में क्या छपा है, ऐसी कोई रेजोल्यूशन पास ना हुई हो कि इसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हो, तो उसके उल्टा समझ में आ गया। जैसे मैं बोलूंगा, सुनो, नो यू विल नॉट गो अनलेस यू कैरी एन अम्ब्रेला, और अगर मैं बोलूं यू कैन गो आफ्टर कैरिंग एन अम्ब्रेला, एक ही मीनिंग है ना। तो हम उसी सेंटेंस का वो असर्शन वैसे कर रहे थे। हिंदी समझ में आया, व्हेन एन ऑडिटर कैन नॉट बी रीअपॉइंटेड, हम उल्टा पढ़ा रहे हैं। So when he is disqualified, so when he gives written notice, I don't want to be reappointed. Easy किया इंग्लिश। थर्ड केस, स्पेशल रेजोल्यूशन, और आज मीनिंग बताया था, पास हो गया है कि हम किसी उसको अपॉइंट नहीं होने देंगे। पक्का एवरीवन? तो क्वेश्चन कॉपी में ही बना लेना, when retiring auditor may be reappointed, और ब्रैकेट में लिखना फर्म एंड इंडियन एलएलपी। इंडिविजुअल में तो रीअपॉइंट नहीं होगा ना वन टर्म के बाद हाथों हाथ। When a retiring auditor may be reappointed, when a retiring auditor may be reappointed, when a retiring auditor may be, बोल नहीं पा रहा हूं, reappointed, कब एक रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है या नहीं हो सकता है। हिंदी तो आता ही होगा, सर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, नहीं हो पाएगा। सर वो खुद नोटिस दे दिया, नहीं हो पाएगा। मैं बार बार हिंदी में बोल रहा हूं, जो बच्चा इंग्लिश में डर जाए, वापस हिंदी सुन के इंग्लिश को आप कोशिश कर सकते हो। या एक हमने रेजोल्यूशन पास कर दिया एसआर कि हम किसी को भी आने देंगे पर इस आदमी को नहीं आने देंगे। ओके, तो ये 3 केस में हम उसे रीअपॉइंट
नहीं कर सकते। तो उल्टा बोलो, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो हम उसे रीअपॉइंट कर सकते हैं। कॉपी में क्वेश्चन लिख लिया, रेफरेंस लिख दिया, किस अंश में है वो। अब एक केस स्टडी एग्जाम का ही उसी में आया हुआ लेआउट। सपोज हम किसी को, वेरी इंटरेस्टिंग है लिखना, तुम्हारे बुक में है ये लाइन ग्रीन, मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, तुम्हारे बुक में है ये वाला लाइन, इंपॉर्टेंट लिखना, पढ़ो। तुम किसी को अपॉइंट किए पर वो बोलता आप क्या नहीं रहना, हमको एक्सेप्टेंस नहीं है आपका अपॉइंटमेंट, तो मतलब ऑडिटर अपॉइंट हुआ ही नहीं। एक बच्चा क्या सोच लिया, तुम अपॉइंट किए, वो नहीं लिया, जगह छोड़ दिया, कैजुअल वैकेंसी सर, बोर्ड फिल करेगा। वापस हिंदी में सुनो, हम तुमको अपॉइंट किए, तुम एक्सेप्टेंस ही नहीं किया, तो मतलब अपॉइंटमेंट ही नहीं हुआ। कैजुअल वैकेंसी कब होता है, आपका अपॉइंटमेंट हो गया था प्रॉपर, ऑडिटर बैठ गया था, फिर समय के बाद और समय से पहले जगह खाली हो गई, डेथ, रेजिग्नेशन, डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट लिखो, एक केस स्टडी का पार्ट है। नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट डज नॉट मीन दैट इट इज अ कैजुअल वैकेंसी केस। It should not be filled by the board. बोलो, मिला? Sure everyone? हाँ, नया ऑडिटर खोजेंगे उस कंपनी वाले लोग, या पर इसको हम कैजुअल वैकेंसी नहीं मानेंगे, ये मेरा बताने का यहां पे उद्देश्य था। नॉन एक्सेप्टेंस डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कैजुअल वैकेंसी, इट शुड नॉट बी फिल्ड बाय द बोर्ड। पक्का? हटा दूं? आ गया, आ गया। अब तुम्हारा मेरा वैसे चैट को कंपेयर करो, ठीक। अब मैं आपको ना पहले क्वेश्चन आंसर्स में ले जाता हूं। अच्छा, जॉइंट ऑडिटर्स के बारे में मैंने बता दिया था ना, कई बार कंपनी जॉइंट ऑडिटर्स अपॉइंट करती है, ठीक है। फुल पेज करो, देखिए जी। आइए कुछ तैयारी करते हैं फिर से। अब हम लोग सेक्शन लेआउट, सेक्शन 139 के प्रोसीड्यूरल पार्ट के कुछ क्वेश्चंस को देख करके समझते हैं हाउ द आंसर्स आर ड्राफ्टेड। Now let us go and do question number, आइए 7 से आ जाते हैं पढ़ने लेआउट। क्वेश्चन 7 पहले देख लो, बहुत सिंपल है। Mr. L. Patel is a qualified chartered accountant who after appointment as auditor does an indirect business relationship with associate company of HBL Limited. So the procedure is of removal is followed, हम उसे हटा दिए समय से पहले, ठीक है, और उसे हटना ही पड़ता है ऐसे भी, क्योंकि आफ्टर बिकमिंग ऑडिटर इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट्स यू हैव टू वेकेट एंड इज फाइनली रिमूव्ड। नाउ फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ, हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रिमूवल का क्वेश्चन नहीं है, हमारा क्वेश्चन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर के लिए क्या। इस क्वेश्चन में लोगों को प्रॉब्लम हुआ, लोग पहले तो ये बिजनेस रिलेशनशिप वाला कॉन्सेप्ट ही भूल गए कि सेक्शन 141 में एक ऐसा कॉन्सेप्ट था कि नहीं, उसमें अगर ऑडिटर बनने के बाद भी कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट होता है तो वेकेट करना पड़ता है। तो यहां पर देखो, पहले तो ये अपॉइंटमेंट फॉर ऑडिटर ड्यू टू कैजुअल वैकेंसी का केस है। अच्छा, कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, कुछ लिखी नहीं है। जब लिखी नहीं होती है तो नॉन गवर्नमेंट मानते हैं। तो कैजुअल वैकेंसी कैसा वाला है, ये नॉर्मल सिनेरियो वाला है, रेजिग्नेशन वाला नहीं है। तो यहां पर कौन अपॉइंट किया, देखो लिखा हुआ है डिस्कस द मेथड। तो मेथड क्या होना चाहिए था, हु शुड हैव फिल द वैकेंसी, टेल मी। देखो इतना सिंपल। एंड एक पॉइंट और बताना पड़ता है इसमें, बता देना उचित ही होगा सेफ्टी के लिए। द न्यू ऑडिटर अपॉइंटेड विल होल्ड ऑफिस ओनली टू द कंक्लूजन ऑफ द नेक्स्ट एजीएम। स्टार लगा लो। तो अब पढ़े हुए चीजों को ही हम लोग क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वॉट एवर वी हैव स्टडीड वी आर नाउ इंप्लीमेंटिंग दैट। थोड़ा ज्यादा लिख दिया मैंने आंसर में, वो 3 months वाली बात यहां दरकार नहीं थी, बिकॉज यहां रेजिग्नेशन का कोई क्वेश्चन है ही नहीं ना। तो ये आप हटा भी सकते थे इस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि यार रेजिग्नेशन वाला कोई केस इन्वोक ही नहीं हुआ है, तो आंसर थोड़ा इनडायरेक्टली बड़ा हो गया। ठीक है, 9 में आओ जल्दी से, हो सकता नंबर अलग हो क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए।
तो क्वेश्चन आंसर्स करने से क्या होता है, वॉट एवर वी हैव स्टडीड वी आर एबल टू इंप्लीमेंट। 9 पढ़ो। पहले तो कंपनी का नाम, एक ट्रिक सीखो, कंपनी का नाम को अंडरलाइन करना चाहिए। सर क्यों, नाम में कुछ शगुन है क्या? अरे वो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट? और ये बहुत पॉपुलर नाम है, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। मैंने बताया था, सेल, भेल, सेल, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम। तो ये गवर्नमेंट कंपनी है और गवर्नमेंट कंपनी में सीएनएजी फिल करता है, देखा। और अगर सीएनएजी नहीं करता है देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तुम मेरा आंसर लिख सकते हो, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज इन्होंने लिखी है। तो मैंने कैसे आपको पढ़ाया था, याद है ना? आई जस्ट शो इट टू यू अगेन, अगर आप भूल गए हो तो दिस इज अ स्मॉल ट्रेलर फॉर यू अगेन, जस्ट अ सेकेंड। मैंने आपको ऐसे पूरे एक चार्ट में पूरा गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड कैजुअल वैकेंसी के तीनों एस्पेक्ट एक चार्ट में पढ़ा दिया था आपको इन वन एट वन गो। एंड ये जो नए ऑडिटर्स आते हैं कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए, बचे हुए साल के लिए नहीं रहते हैं, ये इनका लैंग्वेज अलग है। दे विल होल्ड ऑफिस ओनली टिल द कंक्लूजन ऑफ द कमिंग एजीएम। याद आया? तो लेट मी गो बैक, जो डिस्कशन चल रहा था वहीं चले जाते हैं फिर से। कितना नंबर क्वेश्चन में थे? 9 में थे। सिंपल था ना ये भी? ये तो बहुत सिंपल है, मैं अच्छा ला रहा हूं पहले खोज के। ये भी सिंपल है। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के यहां पर हैं। 65 80 बिजी है। बीच का कुछ अभी नहीं करवा रहा हूं, दूसरे सेक्शन से रिलेटेड है, वो भी हम लोग करेंगे अलग से। इसमें आओ, 74 में आओ। और हमेशा आपको बता रहा हूं, प्रोविजंस पहले लिखा जाता है, फिर पैराग्राफ चेंज करके इन द प्रेजेंट केस एंड लास्ट में कंक्लूजन। सर तो कितने पैराग्राफ्स होने चाहिए? कभी कभी 2 में ही कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी 3 में। ऐसा कोई रामबाण नहीं है। एंड ये सब लिखने की दरकार नहीं है। कई लोग ऐसे लिख रहे हैं हेडिंग, लीगल प्रोविजंस, फैक्ट्स एनालिसिस। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सीएमए, सीए एंड सीएस इंस्टीट्यूट में ऐसा कोई पैटर्न उनके आंसर्स में नहीं आया। क्या चीज में? बीकॉम का बोल रहे हो? हाँ बीकॉम छोड़ दो, वहां तो तौबा तौबा, चेकिंग भी कैसा होगा पता नहीं है। वो कुछ इंग्लिश में ही तुम्हारे लैक्यूना रहा होगा, समझ में आ रहा? आंसर के राइटिंग पैटर्न में, जैसे कि एग्जांपल मैंने दिखाया ना, विद इन 30 डेज कहां से काउंट हो रहा है तुमने नहीं लिखा होगा। बट अगर तुम नॉर्मल आंसर लिखते हो, विच आई हैव सीन इन ऑल रैंक होल्डर्स कॉपी आज तक, नॉर्मल में भी फुल मिलेगा अगर तुम्हारा एक्सप्रेशन पूरा है। और अगर आपकी हैंडराइटिंग खराब है, तो जब मैं टेस्ट पेपर्स चेक करता था आपके पहले भी याद है, तो मैं पूरा इनपुट्स दिया हूं, क्या अंडरलाइन होना चाहिए, कैसे पैराग्राफ चेंज होना चाहिए। तो जैसे इसका बताओ, पीक्यूआर लिमिटेड कौन सी कंपनी है, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट? नॉन गवर्नमेंट। वो श्री गणपति को अपॉइंट करना चाहती है एज इज फर्स्ट ऑडिटर। तो आपसे पूछा जा रहा है, तो पता है जब ऐसे क्वेश्चन देखते हैं अपने भूल जाते हैं, तो मेरे को पता है क्या करना चाहिए, आंख बंद करके प्रोविजन याद करना चाहिए। नॉन गवर्नमेंट का तो पहले ऑप्शन बोर्ड को दिया जाता है विद इन 30 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन, वरना शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेगा विद इन 90 डेज फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 90 डेज नहीं था, पढ़ के देखो, बोर्ड करेगा। और यहाँ लिखना आंसर इनकम्प्लीट है, यहाँ 90 डेज वाला बात नहीं लिखा है। और यहां पे क्या हुआ था, देखो, एमडी वांट्स टू अपॉइंट, वाह वाह, अपने आपको एमडी समझ के तो अपॉइंटिंग पावर कौन दे दिया? बोर्ड का डिसीजन रहेगा। एमडी तो एक आदमी हुआ, तो उसका एक्शन क्या है, गलत है तो वो भी कमेंट करोगे आप। एल्स शेयर होल्डर्स करेंगे ना विद इन 90 डेज। अगर बोर्ड नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर करते हैं 90 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर। याद आ रहा है कुछ ऐसा? तो ये सब पढ़ना चाहिए छपे हुए आंसर्स, उससे क्या होता है आपका बार बार वो प्रोविजंस याद होता है और आप स्ट्रांग होते हैं। और सुनो, 1-2 आंसर सपोज मैं नहीं करवाया हूं और तुम जब घर में पढ़ रहे हो, उसमें बाई चांस पता टाइपिंग एरर क्या है? सुनो मजेदार चीज, बोर्ड शुड अपॉइंट द फर्स्ट ऑडिटर विद इन 53 डेज। तो मेरे को क्वेरी में मत भेजना, अपने कॉन्फिडेंस से 30 कर लेना, सर आई हैव अ क्वेरी, 53 सही है या 30 डेज सही है? तो मेरे से 1 घंटा 40 मिनट का क्लास किया, उसमें तो बार बार ही बोल रहा है ना 30 डेज लिखना है, तो 53 के मन में आपका ख्याल ही कैसे आया? अंडरस्टूड? याद रहेगा पूरे बैच का? नेक्स्ट आओ, ये सभी कुछ क्वेश्चंस हुआ नहीं है, सो आई एम नॉट डूइंग नाउ।
है, मैंने देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी आएंगे आएंगे, रुको। हाँ, इसमें आओ बच्चा लोग। ये पढ़ो तो, 82 है क्या तुम्हारे पास भी? अच्छा, ये 82 लिखो, गुड। एंड 83 भी गुड लिखो, दोनों पढ़ो। 82 83 दोनों को गुड लिखा। 84 भी, चलो आपको रीडिंग टाइम दे रहा हूं, बहुत टाइम से पढ़िए, मन से, बुद्धि यूज होगा इसमें। किसमें बाबू? फिर भी तुम निकाल लोगे आंसर, वो बेसिकली 6th AGM के बारे में बात कर रहा है, मतलब 5 साल बाद जो, वैसे पढ़ो पढ़ो। 82 83 पढ़ो और आंसर भी पढ़ना, पहले खुद बिना उसके, और 84 भी पहले खुद कोशिश करना कि बिना देखे ट्राई कर सको। पढ़ो, अंडरलाइन भी करो पढ़ते पढ़ते। देखो इसमें क्या हुआ, एक्स लिमिटेड ने अपॉइंट किया स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑन दिस। अब ये आदमी 5 साल तक रहेगा, तो वो एजीएम्स का डेट ही दे दिया इन्होंने 30 सितंबर 2019, बट हुआ नहीं पूरा, वो अब 30 नवंबर तक हुआ है क्योंकि कुछ मैटर पेंडिंग रह गया था। नरेश अभी भी ऑडिटर फंक्शन कर रहा है, इवन दो न्यू ऑडिटर वाज अपॉइंटेड इन हिज प्लेस, क्योंकि चेंज करना था उनको। तो आंसर है कि वो करेगा या नहीं करेगा। एक लड़का तो नहीं करना चाहिए जब नया आ गया है, पर देखो ही विल कंटिन्यू ऑफिस। जो मैं बार बार एक वर्ड खेलता था ना, कंक्लूजन, जब तक adjourned मीटिंग होते ही उसे नहीं हटना है, टिल द कंक्लूजन, एंड द न्यू ऑडिटर कैन फंक्शन एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ओनली फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द adjourned मीटिंग। समझ में आ रहा है? छोटा सा घटिया क्वेश्चन है जो आपका खराब कर सकता है एग्जाम में। मिला लैंग्वेज? जब तक वो छठा मतलब 6th ईयर का मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाता तब उसके 5 इयर्स कंप्लीट होंगे। वैसे देखो, सीए रवि वाज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ ब्रिस्टॉल जो भी लिमिटेड फॉर द ईयर सो, एंड सिंस ही डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट, कहीं सुना हुआ है? द बोर्ड अपॉइंटेड एज ऑडिटर एंड द अपॉइंटमेंट वाज एक्सेप्टेड। तो आपको लगता ठीक ही तो है सर, कैजुअल वैकेंसी हो गया ना। तो पहले तो ये समझाना पड़ेगा आपको कि आप कोई अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, इंक मैंने लगाया, देखो तुम लोग भी इंक लगा लेना, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ अपॉइंटमेंट बाय सीए डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कैजुअल वैकेंसी। सो अपॉइंटमेंट ऑफ द बोर्ड बाय बोर्ड यहां डिफेक्टिव है लॉ में। एंड मोर ओवर, आप जब किसी को ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं, हम लोग एक क्लास में पढ़े थे, बिफोर अपॉइंटिंग यू शुड हैव टेकन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम हिम अबाउट 4 थिंग्स। उसका कंसेंट लेटर पहले लेना चाहिए था, आपने तो प्रोसीड्यूर ही गलत किया है। पढ़ के देखो, इस लाइन को भी अंडरलाइन करो, तुम लोग भी इंक लगाओ। ये सब सेक्शन नंबर्स के पीछे मत पढ़ो। क्या चीज? नहीं, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स को। सब्सिक्वेंट नॉर्मल साल का तो शेयर होल्डर्स करता है, बोर्ड थोड़ी करता है। बोर्ड तो सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर के केस में पिक्चर में आता है और कैजुअल वैकेंसी में पिक्चर में आता है। ओके, शेयर होल्डर्स करते, बोर्ड क्यों अपॉइंट करके अपॉइंटमेंट कंप्लीट कर रहा है? ब्रैकेट ये सिर्फ सबसेक्शन का दरकार नहीं है, अंडरलाइन करो। मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम लोग नहीं याद कर पाओगे वरना फिर ये। तो यानी यहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ऊपर से और एक चीज है,
ये जो फर्स्ट शेड्यूल का कुछ दुहाई लिख रहे हैं यहाँ पे, वो तुम लोग को नहीं लिखने की दरकार है. यू डोंट हैव टू राइट दिस. वो सीए फाइनल में काम आता है, तुम्हारे को ये लिखने की दरकार नहीं है. पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट. यू डिड नॉट राइट. गलती हुआ है वो तुमको पता चल गया. ठीक है ना एवरीवन? ओके ओके. ये पढ़ो. 84 इज गुड. ये लिखो रोटेशन. पिछले दिन हुआ था रोटेशन. Now, what is happening in rotation? ABC and Co is an audit firm having so and so partners whose tenure as statutory auditor. A listed entity has expired as per the Companies Act. XYZ is another audit firm which is appointed statutory auditor of R Limited for the subsequent year. Mr. A joins. अच्छा अच्छा समझ के क्या हो रहा है? वहां का एक पार्टनर ओल्ड फर्म है ये, है ना? Joins as the statutory auditor of R Limited. Sorry, A joins XY as partner 3 months after it was appointed as the statutory auditor. ये कौन सा रूल अट्रैक्ट हुआ? कॉमन पार्टनर होना नहीं चाहिए, या कॉमन पार्टनर एक रिजाइन करके भी नहीं आ सकता है अगर वो वाला पार्टनर वहां साइन भी किया हो. कौन सा रूल नंबर था ये? तो रूल नंबर 3 मेरे क्लास के अनुसार जो था ये वो वाला यहां पर है. यस, वन वाला इज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. बोलो. हाँ बोला नहीं तो तुम थ्योरी लिख के आओगे. अंडरस्टूड. यस, तो उसको वेकेट करना पड़ेगा एज एन ऑडिटर. दिस अपॉइंटमेंट इज नॉट करेक्ट. आप अगर अपॉइंट कर भी लिए तो आपका अपॉइंटमेंट नल एंड वॉइड है, गलत है, आप छोड़ दीजिए. रूल नंबर 3 लिखा एज पर द क्लास डिस्कशन. जो पार्टनर वहां था और यहां बाहर आया है वो साइनिंग पार्टनर नहीं होना चाहिए, रूल में था. और ये बेसिकली ऑडिटर्स के इंडिपेंडेंस को लेकर है, तो हम ऐसा अगर अलाउ कर देंगे तो गलत हो जाएगा ना. अच्छा क्वेश्चन था ये. उसके बाद कुछ क्वेश्चंस 2 बार रिपीट भी हो गए हैं तो उसको इग्नोर कर देना. जस्ट अ सेकेंड. तो सारे वैरायटीज हमने एक एक बार यहां पर देखे हैं अलग अलग क्वेश्चंस के. हाँ इसमें आओ. 103 है तुम्हारे बुक में. क्वेश्चन पढ़ो. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सीएमए के लिए भी. स्पेशली सीएमए तो आता ही है, सीएमए के लिए दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन सीएमए. वेरी इजी वंस. पर इजी वन भी लोग नहीं लिख पाते कई बार. Rupa Limited, a listed company, appointed so and so audit firm as company's auditor. Explain the provisions of Companies Act relating to appointment or reappointment of auditor relating to the tenure of auditor. मतलब मुझे टेन्योर को लेकर समझाना है. सुनो क्वेश्चन को ऐसे अंडरलाइन करो, कारण है. लोग पूछते हैं एक लिस्टेड एंटिटी है, उसमें इनको इन्होंने अपॉइंट किया 3/9/2017 और बोले इनका अपॉइंटमेंट का प्रोविजंस बताओ इन रिलेशन टू टेन्योर. तो मुझे पूरा वो OR SR ये सब पढ़ाने की दरकार नहीं है, बताने की दरकार नहीं. क्वेश्चन को अंडरलाइन करो. देखो, रीड द क्वेश्चन, अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट. मतलब इंस्टेड ऑफ राइटिंग, कई बार बोलते हैं ना लंबा था पेपर क्योंकि आप उल्टा फुल्टा ज्ञान भी लिख के आए अननेसेसरली. तो सिर्फ टेन्योर पूछा है यहां पर. अच्छा हम किसको अपॉइंट कर रहे हैं? अगर आपको स्क्रीन दिख रहा हो, आई एम अपॉइंटिंग एन ऑडिट फर्म. तो फर्म को कितने टर्म्स मिल सकते हैं, कूलिंग पीरियड, वो सब बताना है. यानी कि व्हाट इज टू बी एक्सप्लेन पता है? टेन्योर, कूलिंग पीरियड, वो 5 साल तक नहीं आ पाएगा सेम कंपनी में, ये सब बताना है. टेन्योर एंड कूलिंग पीरियड टू बी एक्सप्लेन्ड. पढ़ के देखिए.
पता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करना क्यों दरकार होता है, और स्पेशली कई लोग है ना ये वाला वीडियोस नहीं देखते मेरा, आज क्वेश्चन वाला वीडियो है क्या, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होता ना मेरे से, तुम पता क्या लिख के आता, टेंजेंट आंसर, लिस्टेड नॉन गवर्नमेंट कंपनी है ना, ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग, ये सब नॉर्मल ज्ञान लिख के आ जाते हैं। पर यहाँ पे पूछ क्या रहा है, अपॉइंटमेंट का प्रोविजन बताओ, टेन्योर से रिलेटेड, वो 1 term of 5 consecutive years from the conclusion of this AGM till the 6th AGM, thereafter second term he may be reappointed, then he has to give a break of 5 consecutive years continuously, ये सब लिखना था। देखिए देखो अंडरलाइन हो रहा है, ऐसे आंसर्स होने चाहिए था। और फिर बताओगे ये वाले कंपनी में क्या होगा। तो इनका देखो पहला टर्म 2022 में कंप्लीट हो रहा है, ऐसे पूरा एनालिसिस दिख रहा है, फिर इनका 2027 में कंप्लीट हो रहा है, रीअपॉइंट हो सकते हैं, ये सब भी बताओगे पूरा। गुड लिखना है इसको, बिकॉज इस क्वेश्चन से पता है क्या फायदा मिला, क्वेश्चन पढ़ने का फायदा मिला, दैट इज द तैयारी सीरीज टॉकिंग अबाउट। तैयारी ऐसे होनी चाहिए, एंड थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा शो कर दिया, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस पूछा ना, तो ये भी हम कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट लाइन हम जो दिखाने जा रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बिफोर अपॉइंटमेंट रिटन कंसेंट, अरे हाँ अब बोला था सर। और एक चीज, सर्टिफिकेट दैट अपॉइंटमेंट इज अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस, याद है PLCT, कि मेरा कोई पेंडिंग केसेस है तो बताऊंगा, मैं लिमिट्स के अंदर ऑडिट ले रहा हूं, मेरा टर्म कानून के अनुसार है, मैं डिस्क्वालीफाई कंपनीज एक्ट या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर नहीं हूं। तो आप बताओ, अगर ये क्वेश्चन नहीं देखा होता तो आप इतने एस्पेक्ट्स बता पाते? अंडरस्टूड। फिर एक बच्चा बोल रहा है आप सारा आंसर क्लास में लिखवाइए ना, कितने क्वेश्चंस हमारे बुक में, 120 क्वेश्चन, क्या एक ही चैप्टर का CA बनने का टेस्ट या CMA बनने का टेस्ट दे रहे हो? अकाउंट्स टीचर प्रैक्टिस सेशन करवा सकते हैं क्योंकि उनके तो सम्स हैं, हमारे लिए संभव नहीं है प्रैक्टिस सेशन कराना, बिकॉज देर आर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस। हाँ कुछ टीचर्स करवा सकते हैं जिनको कराना ही 10 टाइप का क्वेश्चन है, वो अपना 10 क्वेश्चन लिखवा देंगे, बच्चा खुद खुश हो जाएगा, हम 10 प्रैक्टिस किया है। बट व्हेन आई एम गिविंग यू एक्सपोजर टू एंटायर रिवर बैंक, क्वेश्चन बैंक, तो एक एक संभव नहीं है। वी आर नॉट इन क्लास 3। हाँ मैं चेक कर दूंगा आपके टेस्ट पेपर, सारे मैं चेक नहीं करूंगा, पर 2 टेस्ट पेपर मैं चेक करूंगा, 5 आप, 7 आप और देंगे, 9 टेस्ट देंगे आप मेरे साथ। आई विल चेक 2 पेपर्स, बाकी के लिए मैं मॉडल सोल्यूशन दूंगा। डिड यू गेट द वर्ड सर्टिफिकेट, रिटन कंसेंट? हटाऊं? मार्किंग आ गया ना, आपका आंसर तैयार, गुड लिखा इस क्वेश्चन को। अब वापस पूछा कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट, हम इस क्वेश्चन में नहीं बताएगा क्योंकि अगले पार्ट में पूछ लिया कंटेंट्स ऑफ सर्टिफिकेट, याद है PLCT, सर्टिफिकेट अपॉइंटमेंट के पहले लेते हैं। देखो C क्यों बोलते हैं, सॉरी ये टर्म, T आ गया, L आ गया लिमिट्स के लिए, P आ गया कोई प्रोसीडिंग्स प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के पेंडिंग हो तो बताइए, याद आ गया। और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट के अंदर कहीं आप डिस्क्वालीफाइड तो नहीं है, वो भी बताइए। मजा आ रहा है, जो जो पढ़े थे सब दिखने लगा हम लोगों को। ओके वेरी गुड वेरी गुड, कुछ मिला है मुझे। इस क्वेश्चन को पढ़ो, साइज देखकर घबराना मत। स्टार्ट रीडिंग दिस क्वेश्चन। करवा दिया क्या? नहीं अभी आज ही तो हुआ है ना। स्टार्ट रीडिंग। मूनलाइट लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, उसका बोर्ड ने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है 30 डेज के अंदर, जो होल्ड करेगा ऑफिस कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM, सही है। At the first AGM, Mr. Tail was appointed to hold office from first AGM till 6th AGM, सही है। In the light of the Companies Act, बताओ ये अपॉइंटमेंट के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखते हैं मिलकर। अपॉइंटमेंट ऑफ Tail by the board, सही लग रहा है मेरे को तो। रीअपॉइंटमेंट एट द फर्स्ट AGM, सही लग रहा है। In case Bell Chartered Accountant was appointed the first AGM to hold office till the conclusion of 5th AGM, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर क्या ऐसा होता है? फर्स्ट ऑडिटर तो सिर्फ कमिंग AGM तक ही होल्ड करता है, यहां पे क्या बोल दिया? तो क्वेश्चन वापस देखो, बाकी मेरे को सब सही लग रहा था, पर मुझे एक चीज गलत लगा। पढ़ के देखो आंसर, देखो ये वैलिड है जो मैंने बोला ना, बोर्ड तो कर ही सकता फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटमेंट। हाँ कर सकते हैं, वन टर्म फर्स्ट को भी रीअपॉइंट कर सकते हैं। जब उसका ये फर्स्ट ऑडिटर का कंक्लूजन ऑफ AGM हो जाएगा, फिर 5 साल के लिए तो अलाउड है ही। यहां क्या हुआ प्रॉब्लम समझ में आया आपको? यहां पे लिखो क्या लिखा है, बेल चार्ज वाज अपॉइंटेड फर्स्ट ऑडिटर को हम 4 साल दे रहे हैं होल्ड करने, वो अलाउड नहीं है। और कई लोग होशियारी में क्या किए, 4 ही दिया है ना, थैंक गॉड 5 क्रॉस नहीं किया।
फर्स्ट ऑडिटर का तो टेन्योर क्या था, सिर्फ कमिंग एजीएम तक। तो ये देखो, पढ़ के देखो लास्ट 4 लाइन, बाकी मैं वापस रीड करने का टाइम अभी नहीं दे रहा हूं। तो पूरा वो चार्ट वाला प्रोसेस यहाँ पे आया है कि नॉर्मली वो 30 days फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वो ऑफिस होल्ड करेंगे सिर्फ फर्स्ट एजीएम तक। ये लाइन भी अंडरलाइन करो। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स थे। जो 4 साल तक का अपॉइंटमेंट करने का सोच रहा है ना, वो गलत है। हम 3 साल का कर रहा था वो चलेगा, बट 4 साल तक जो हम अपॉइंट करने का सोच रहा था ना, दैट इज नॉट करेक्ट। अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? श्योर? वेरी गुड। तो और बार बार देखो, हर लैंग्वेज में 30 days नहीं लिखा मैंने, तुम लोग बोलते हैं अपना वर्ड्स में लिख दें। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अपॉइंट फर्स्ट ऑडिटर विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड दे विल होल्ड ऑफिस टिल 1 year। ये तुम्हारा वर्ड्स था, इसीलिए ये वाले सेशन देखने पड़ते हैं। टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। तो ये जो काम किया था ना, 5वां एजीएम तक फर्स्ट ऑडिटर को जगह दे रहा है, वो गलत है। समझ में आया अब? बीच था ना, 3 केसेस दिया है ना, 3 केसेस दिए बाबू। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिखा, ये है तुम्हारे बुक में भी 116। तुम्हारे बुक में है 116? एक मिनट, ये क्वेश्चन पढ़ना। ये सेक्शन 139 पिछले क्लास पर मतलब बेस्ड है। ऑडिट कमेटी याद है, उन लोग नेम रेकमेंड करते हैं, अगर बोर्ड उनके नाम से सहमत नहीं हो तो उनको वापस भेजता है विद रीजंस। फिर वो वापस बोलते हैं ना मेरा वाला ही सही था, आपस में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, तो जीतेगा कौन? बोर्ड जीतेगा। याद आ रहा है? अब इंग्लिश पढ़ो, 116 की इंग्लिश। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, उसके बाद ओ तो बुक में है 116? अच्छा चलो पढ़ो। रीड मॉडर्न फर्नीचर लिमिटेड, स्टार्ट रीडिंग। आज छोटा क्लास है, थोड़ा जल्दी खत्म शायद हो जाएगा 5 मिनट बाद। नाम लिखवाई, तुम लिखता क्यों नहीं बुक में? अब वो भूल जाएगा। रीसेल थोड़ी करना है बुक को, गंदा करो।
पूरा पूरा कहानी का वही समरी लिखा है ना, सेम चीज। मॉडर्न डिस्पाइट नॉट मैंडेटेड, इस लाइन का मतलब क्या बताओ? सेक्शन 177 में ना कुछ लिमिट्स दिए रहते हैं कि ये कंपनी को ऑडिट कमेटी बनाना पड़ता है। इसके लिए मैंडेटरी नहीं था, पर ये बना लिया है। अब बना लिया तब तो वो वही वाला प्रोसेस फॉलो होगा। रेड विद दिस टू ऑन द वॉलंटरी बेसिस दे कॉन्स्टिट्यूट ऑडिट कमेटी। आपको याद है ऑडिट कमेटी लिस्टेड कंपनी को तो हमेशा बनाना पड़ता है, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को भी बनाना पड़ सकता है अगर कुछ उनके फिगर्स, पेड अप कैपिटल, टर्नओवर या जो बैंकों से बोरोइंग्स और है अगर वो लेवल के ऊपर चला जाए। Committee recommend to the board the name of an individual auditor or of an audit firm who may replace the auditor on expiry of the term of such case, but board didn't consider the recommendation. तो अब बताओ कि क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? तो ऐसे सिचुएशन में बोर्ड में और मे नॉट कंसिडर, लास्ट में तो चलती बोर्ड का ही होता है। सो एक्ट दोनों के सही है, वो भी बना सकते हैं वॉलंटरीली भी, एंड दोनों के ही जो एक्शंस थे वो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको दिखलाता हूँ एक बार इसी पॉइंट पर, ताकि फिगर्स उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं ना एग्जाम में, कि ऑडिट कमेटी में कहाँ बनाना ज़रूरी होता है। उसके ऊपर देखो, आपने पढ़े थे क्लास में, ऑल पब्लिक कंपनीज जिसकी पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर हो, या पब्लिक कंपनीज टर्नओवर 100 करोड़ और मोर हो, या पब्लिक कंपनीज जिसका लोन, बोरोइंग, डिबेंचर्स, डिपॉजिट सब जोड़ के ग्रेटर दैन 50 करोड़। एग्जाम में बेवकूफ कैसे बनाता है पता है? लिस्टेड कंपनी टर्नओवर 99 करोड़, तो तुम लिख देते हो तब तो ऑडिट कमेटी कंपलसरी नहीं है। अरे लिस्टेड होते ही कंपलसरी है, इसलिए 4 अलग अलग केस है। तुम्हारे एग्जाम में आएगा, आप एक लिस्टेड कंपनी है, आपका बोरोइंग्स, डिबेंचर्स, डिपॉजिट्स, लोन जोड़ के 49 करोड़ आ रहा है, तुम तो फिर भावुक हो जाओगे, 50 क्रॉस नहीं हुआ ना, बच गया। अरे लिस्टेड होते ही बेसिकली आप देख रहे हो इस लिस्ट में प्राइवेट कंपनीज कवर्ड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज में ऑडिट कमेटी बनाना कंपलसरी नहीं है, फिर भी कोई चाहे तो अपना बना ले, पर कंपलसरी नहीं है। एक क्वेश्चन और आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी। में हर वीडियो में बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर सीएमए एंड सीएस स्टूडेंट्स। सीए वालों को इंटरव्यू में पूछते हैं 7 मार्क्स का, सीएमए वालों को फंक्शंस ऑफ ऑडिट कमेटी, सीएस में भी, और सीए वालों को भी पता होना चाहिए। एक फंक्शन तो पूरे बैच को पता होना चाहिए, दे रिकमेंड द अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ द टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। याद रहेगा? वेरी गुड। अब अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर बता देता हूं, सो दैट व्हेन यू कम यू विल सी व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट सीरीज। हम लोग पढ़ने वाले हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, अंडरस्टूड? हम लोग अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, इसके बाद वाला रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स, और अगले क्लास में हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स। थोड़ा सा ट्रेलर सुन के जाओ, कई लोग लेट आएंगे ना कॉलेज से। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के 2 सिनारियो होते हैं, रिवीजन करके जाओ, प्रीकैप या जो भी बोल लो। रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स में आप देखते हो कई बार आप समय से पहले उसको हटा देते हो, कुछ किया होगा गलत काम, और कई बार ऑडिटर खुद रिजाइन कर देता है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, खुद रिजाइन किया है या रिमूवल का केस है। और कई बार एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, आप जरूर कुछ कांड करावा किए होंगे, फ्रॉड वाला कुछ काम किए होंगे, वो आपको हटा देता है, कंपनी को डायरेक्शंस देता है कि चेंज योर ऑडिटर। तो रिमूवल 140 में बहुत सारे रिमूवल कवर्ड है। लाइबिलिटी ऑफ ऑडिटर्स में एरो देके लिखो 147। इसमें आप फाइन का फिगर्स देखोगे, जेल तक की नौबत आती है अगर जानबूझकर ऑडिटर आजकल गलत रिपोर्ट साइन करना, जेल तक की नौबत आ सकती है। सो थिंग्स हैव चेंज्ड। तो अगर साइन करने से नहीं, गलत हुआ, फ्रॉड में शामिल साबित अगर हो गया, ओके। सो ये हम लोग करने वाले हैं। तो आज है थर्सडे कैलकाटा में, सैटरडे हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पर 11:15 पर, एंड विल मूव फॉरवर्ड। 2 चीजें, प्लीज चेक वेदर यू आर एडेड इन द ऐप, प्लीज चेक वेदर यू आर हैविंग एक्सेस टू द व्हाट्सएप ग्रुप जो मेल में भी गया था, चेक कर लीजिएगा, वरना ऑफिस में अपने आप को ऐड करवा लो। वैसे अभी तो आप यहाँ आ ही रहे हो, तो यू आर गेटिंग द क्लासेस आराम से।